हेलो क्लास टेंथर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जियोग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि आई एम जस्ट समीर एंड आई डील विद द एसएसटी ऑफ क्लास 9th एंड 10th। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जियोग्राफी को आसान बनाना है तो मुझे पता है कि क्लास 10th की जो जियोग्राफी है बहुत ही लेंदी है, लेकिन अगर इस जियोग्राफी को अगर एक सिंपल नोट्स के साथ अगर आप स्टडी करते हो, सिंपल नोट्स के साथ अगर पढ़ते हो, तब इस जियोग्राफी को आसान बनाया जा सकता है। और क्लास 10th की जियोग्राफी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 आपको रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है। अगर चैप्टर 2 की बात कर लिया जाए तो चैप्टर 2 आपको है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है। इफ़ वी कैन टॉक अबाउट द चैप्टर 3 तो डैट इज वाटर रिसोर्सेस। देन चैप्टर 4 तो एग्रीकल्चर है, लेकिन अगर चैप्टर 5 की अगर बात कर लिया जाए तो डैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तब आप क्या देख रहे हो कि क्लास 10th की जियोग्राफी में जो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो वैसे में चैप्टर 1 से ही रिसोर्सेज की शुरुआत की गई है। फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसके साथ साथ लैंड रिसोर्स और सॉइल रिसोर्स को भी कवर किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर में ही रिसोर्स के बेसिक डिफिनेशन को बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है, ताकि अगले 4 चैप्टर में भी जो है ये बेसिक डिफिनेशन आपके लिए यूजफुल हो, आपको काम दे। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। चैप्टर फर्स्ट क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पर रिसोर्स को डिफाइन किया गया है। व्हाट आर रिसोर्सेस? व्हाट आर रिसोर्सेस? रिसोर्सेस क्या है? तो क्या बोला गया कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। बोला गया कि इन्वायरमेंट में जो भी वस्तुएं या जो भी चीज़ें अवेलेबल है, क्या बोला गया कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें या जो भी वस्तुएं अवेलेबल है और हमारे नीड्स को क्या कर रहा हो, फुलफिल कर रहा हो, सेटिस्फाइड कर रहा हो, तब आप उसको रिसोर्स कह सकते हो। तो ये तो बेसिक डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन क्या है? बेसिक डिफिनेशन है जो क्लास 8 में भी बताया गया था। ठीक है, पर यहाँ पर इस डिफिनेशन को थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाया गया है, और स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लगाए गए हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। जो क्या हो? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू उस तक पहुँच सके। लाइक कि हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि इस डिजिटल बोर्ड को बनाया जाए। ओके, देन क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए। ठीक है, कि सपोज कि एक मार्कर को अगर हम बना रहे हैं और मार्कर का अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 20 रुपीज़ है, तो उस 20 रुपीज़ के मार्कर का जो मार्केट वैल्यू होना चाहिए, वो मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए? 25 रुपीज़। ये हुआ इकोनॉमिकली फीजिबल। ये क्या हुआ? इकोनॉमिकली फीजिबल हुआ। एंड देन कल्चरली एक्सेप्टेबल। हमारा कल्चर भी उस चीज़ को क्या करता हो? एक्सेप्ट करता हो, तब आप उस चीज़ को रिसोर्स कह सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से डिफिनेशन को देखते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और जो हमारे नीड्स को पूरा कर रहा हो, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो देन दैट थिंग्स विल बी टर्न बाय द रिसोर्सेस। तब आप उस चीज़ को आप रिसोर्स कह सकते हो। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात कर लिया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक और एबायोटिक हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप अगर बात कर लिया जाए तो इंडिविजुअल रिसोर्स है, कम्युनिटी रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है और इंटरनेशनल रिसोर्स है। ओके, देन फोर्थ बेसिस है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है एंड देन रिजर्व रिसोर्स है। तो दीज आर द types of, these are the classification of resources on different basis. Okay, ये है रिसोर्स का डिफिनेशन एंड हेयर आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहले देखिए, अगर आपका बुक में इन सारे टाइप्स को इन डिटेल दिया हुआ है तो पहले इन डिटेल पढ़ने के लिए होता था, लेकिन अगर अभी का करेंट में अगर बुक परचेज करते हो, अगर 25-26 का अगर बुक परचेज करते हो, तब नए वाले बुक में इसका बस टाइप पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ने के लिए नहीं है। ओके, तो चूंकि इन डिटेल नहीं पढ़ने के लिए है, अगर पढ़ने का मन है तो खुद से पढ़ सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरा मानना है कि जितना पढ़ने के लिए दिया हुआ है उतनी ही चीज़ों पर फोकस किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है ज्योग्राफी बहुत ही लेंदी है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो टू द पॉइंट चीज़ों को जो है से कि समझा जाए और उसको याद किया जाए। आगे बढ़ते हैं। देन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इनटू रिसोर्सेस। क्या प्रोसेस है? किसी भी वस्तु को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करने का क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस दिया गया कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। बोला गया कि इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चीज़ें अवेलेबल है, तो उसमें क्या होता है, एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है। अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होगा, किसके बीच? नेचर के बीच, टेक्नोलॉजी के बीच और इंस्टीट्यूशन के बीच। ये जो है इंटरेक्टिव रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, तो देखिए क्या बोला गया कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर। जो ह्यूमन बींग है, हेयर आर द ह्यूमन बींग जो है वो नेचर के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करेगा, और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर देगा। कोई भी चीज़ को अगर रिसोर्स में अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करने का मेथड ये है कि एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच। ठीक है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच। ह्यूमन बीइंग जो है नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, और इंस्टीट्यूशन बनाएगा, और फिर उस वस्तु को रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे और बेहतर रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा, और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? एक्सेलरेट होगा, आगे बढ़ेगा। ओके, देन एक कॉमन क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछता हूँ, बुक में जो दिया हुआ है, डू यू थिंक दैट कि रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी? ठीक है, बोला गया कि क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेस है, रिसोर्स क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर के द्वारा दिया जाने वाला फ्री गिफ्ट है, फ्री में गिफ्ट मिला है। नेचर ने आपको रिसोर्स फ्री गिफ्ट दिया है, फ्री में गिफ्ट किया है। क्या आपको लगता है? एक नज़र में लगता है कि हाँ भाई, नेचर ने हम लोगों को फ्री में गिफ्ट दिया है, इतने सारे रिसोर्स दिए हैं, चलो भाई इसको जैसे मन करो वैसे यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, नो दे आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बट हेयर इट इज एडेड कि ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्स। ह्यूमन बींग खुद ही जो है वो रिसोर्स का क्या है? एक एसेंशियल कंपोनेंट है।
कैसे? तो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। वो क्या करता है? ह्यूमन बीइंग, मानव क्या करता है कि एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको रिसोर्स में ट्रांसफर कर देता है और फिर उसको यूज करता है। जैसे कि अगर बहुत लंबे समय पहले जाइएगा तो हम लोग पेट्रोलियम का यूज नहीं जानते थे, लेकिन क्या पेट्रोलियम इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल था या नहीं था? तो था, डेफिनेटली था। और पहले जाते हैं तो आयरन, लोहा का भी यूज करने के लिए हम लोग नहीं जानते थे। आयरन एज की शुरुआत 1500 बीसी के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले इस दुनिया में, इस एनवायरनमेंट में आयरन था या नहीं था? था। तो यही बात बोला गया कि कोई भी वस्तु जो है रिसोर्स में तभी ट्रांसफ़र होता है जब ह्यूमन बीइंग उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो वो भी रिसोर्स का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। कैसे इसेंशियल कंपोनेंट है? क्योंकि वो खुद उस मटेरियल को क्या करता है? रिसोर्स में ट्रांसफ़र करता है और उसको अपने हिसाब से यूज करता है और फिर उसमें चेंजेस लाते जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। लेकिन एक जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन ये है कि जो रिसोर्स है वो रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और इस चीज़ को सोचते हुए कि क्या भाई रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हम लोग क्या करते हैं? रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस है, लेकिन आप पिछले टॉपिक से लिंक करिए चीज़ों को कि हम लोग जो मतलब बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग है वो ये मानते हैं कि रिसोर्सेस आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेस क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर के द्वारा दिया गया एक फ्री गिफ्ट है। और इस चीज़ को मानते हुए वो जो है रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं और जिसके कारण कई सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू विल गेट आफ्टर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? तो द प्रॉब्लम्स यू विल गेट लाइक रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लालची लोग के नीड्स को सेटिस्फाइड करने के कारण रिसोर्स डिप्लेट होने लगते हैं, रिसोर्सेज खत्म होने लगता है। क्या भाई रिसोर्स बहुत ज़्यादा था लेकिन रिसोर्स डेवलप्ड हो गए क्योंकि कुछ लालची लोग जो है उस पर क्या कर लिए? कैप्चर कर लिए, है ना? तो रिसोर्स डिप्लेट होने लगेंगे। पेट्रोलियम डिप्लेट हो जाएगा एक समय के बाद, कोल भी डिप्लेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो पहला रिजल्ट ये होगा द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब एक रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा तो डैट डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू पार्ट, रिच एंड पुअर। अब कुछ लोग रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो कुछ लोग रिसोर्स फुल हो गए और कुछ लोग रिसोर्स लेस हो गए। तो जिनके पास रिसोर्स है वो रिच कहलाएंगे, जिनके पास रिसोर्स नहीं है वो पुअर कहलाएंगे। तो ओवर यूटिलाइजेशन या रिसोर्स को एक्यूमुलेट करने का रिजल्ट ये हुआ कि सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, देन ओवर यूटिलाइजेशन लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा, लाइक ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेट होगा, ओजोन लेयर खत्म होगा और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दीज आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अरे बोलो ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़े। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिकैप कर लो, फिर से देख लो, फिर यहाँ और आगे बढ़ो। आप प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। हर एक समस्या का समाधान तो होता ही। तो बोला गया कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर रिसोर्स का इक्वल वे में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये एसेंशियल होगा लाइफ के क्वालिटी को सस्टेन करने में और ग्लोबल पीस को सस्टेन करने में। ग्लोबल पीस, विश्व शांति बना हुआ रहेगा, लाइफ की क्वालिटी बना हुआ रहेगा अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल वे में होता है, सभी लोगों के पास रिसोर्स रहेंगे तब। अब इसको अचीव कैसे किया जाएगा? तो दिस विल बी अचीव थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको अचीव करना है
सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करना है, ग्लोबल पीस को अचीव करना है, तो आपको क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ डिफिनेशन दिया गया है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट में आपको एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जिस डेवलपमेंट में आपको इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कह लिया जाए तो डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट जो, मान लीजिए कि आप प्रेजेंट में जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है, फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, आप पानी यूज कर रहे हैं, सपोज कि आप पानी यूज कर रहे हो कि चार बाल्टी से पर डे नहा रहे हो, 10 बाल्टी से पर डे नहा रहे हो, लेकिन अगर इस तरह से अगर आप वाटर का यूज करते जाओगे नहाने के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या कंस्ट्रक्शन में, तो आप बताओ कि जो फ्यूचर नीड्स है, जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है, आगे वाले जनरेशन को क्या वो बिना पानी पिए ही रहेंगे? नहीं ना। तो आपको डेवलपमेंट ऐसा करना है प्रेजेंट में कि वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को जो है उसको बर्बाद नहीं करना है, उसके साथ आपको समझौता नहीं करना है। यही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जनरली डिफिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है या एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट में फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है। दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो ठीक है भाई, अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थ्योरी बन गया कि देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ऐसे हम सभी लोगों को रिसोर्सेज को डेवलप करना है। तो क्या थ्योरी बन जाएगा, तो लोग जो है वैसे डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे। अरे कुछ सम्मेलन भी तो होना चाहिए, लोगों को बताना होगा, सभी देश को बताना होगा कि देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस तरह से जो है इकोनॉमी को डेवलप करो, इस तरह से रिसोर्सेज को डेवलप करो, तब जाकर जो है विश्व शांति बना हुआ रहेगा, तब जाकर लाइफ की क्वालिटी बना हुआ रहेगा। तो इसके लिए एक समिट किया गया, एक सम्मेलन बनाया गया, और ये सम्मेलन कहाँ पर बुलाया गया, रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर बुलाया गया, रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। इसलिए इस समिट को क्या बोला गया, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। और ये कब हुआ है, 1992 में हुआ है। कब हुआ है, 1992 में समिट हुआ है। और देखिए यहाँ पर बोला गया कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट है। इंटरनेशनल लेवल पर ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट है, समझ रहे ना, जो कि कहाँ पर हुआ है, रियो डी जेनेरियो में हुआ है, 1992 में हुआ है। समिट में एड्रेस किया गया, क्या एड्रेस किया गया, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को एड्रेस किया गया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी को डेवलप करना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, इस बात को वहाँ पर बोला गया। वही जो स्पीकर है इस बात को बोल रहा है कि देखिए भाई, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, सोसाइटी को ऐसे डेवलप करिए, इकोनॉमी को ऐसे डेवलप करिए, नहीं तो गया, नहीं तो दुनिया गया तेल लेने, दुनिया गयो खत्म। समझ रहे ना बात को। मीटिंग हो रहा है, किसके लिए मीटिंग हो रहा है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। तो पहले इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इस चीज़ के बारे में बताइएगा ना कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी को कैसे डेवलप करना है, इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है। और 100 कंट्रीज़ के लीडर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो डिक्लेरेशन वहाँ पर हुआ, जो उद्घोषणा की गई है, उस पर साइन भी कर दिए, है ना। और जो उद्घोषणा हुआ है किस पर हुआ है, ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस पर जो डिक्लेरेशन किया गया है, 100 देशों के लीडर्स जो है उस डिक्लेरेशन पर साइन कर दिए, हो गई साइन, मैंने इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ओके,
दे ऑल्सो अडॉप्टेड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इन्होंने अडॉप्ट किया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल होगा। और एजेंडा 21, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल ये है कि ये बोला गया है कि हर एक देश को कम से कम जितना भी उसका जियोग्राफिकल एरिया है, उस जियोग्राफिकल एरिया का 33% जो एरिया होना चाहिए, दैट शुड बी कवर विथ फॉरेस्ट, वो जंगलों से कवर होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी 100 देश, 100 कंट्री के लीडर इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किए कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को हम एडॉप्ट करते हैं। और एजेंडा 21, चूँकि ये 21st सेंचुरी के लिए ये सारे रणनीति बनाए जा रहे थे, इसलिए इसको बोला गया एजेंडा 21 रूल और रेगुलेशन बनाए गए कि ये रूल और रेगुलेशन सभी देशों को फॉलो करना है। ठीक है, अब एजेंडा 21 क्या है? तो देखिए, इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइन एट द वेयर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए, एक तरह का डिक्लेरेशन है। एजेंडा 21 भी क्या है? एक डिक्लेरेशन है जिस पर साइन किया गया है। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ है किस पर? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर, जिसको UNCED कह सकते हो। कहाँ पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है, जो कि कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। और एजेंडा 21 में 2 प्रिंसिपल्स, 2 मेन सिद्धांत है। और 2 मेन सिद्धांत क्या है? टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज को से क्या करना है? कॉम्बैट माने उससे बचाव करना है। पॉवर्टी को कॉम्बैट करना है, फेस करना है अच्छे से। डिजीज़ को जो है फेस करना है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। क्या भाई? सभी देश, विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देश आपस में मिलजुल कर इन्वायरमेंट डैमेज को क्या करेंगे? कम करेंगे। कॉम्बैट माने इस चैलेंज को फेस करेंगे, पॉवर्टी को फेस करेंगे, डिजीज़ को फेस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। एक तो एजेंडा 21 हुआ जो इस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि 21 रूल और रेगुलेशन बनाए गए। इसके साथ साथ जो देश इस एजेंडा 21 को डिक्लेरेशन पर साइन करते हैं, उनको भी बोला गया कि आप अपने देश में भी जो है 21 रूल और रेगुलेशन बनाइए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें? सच में शुरू करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम लोग इस चैप्टर में वाटर रिसोर्सेस क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस भी हो चुके हैं अलग अलग बेसिस पर। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा की जाती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक अर्थ समिट होता है रियो डी जेनेरियो में, उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ओके, एंड देन एजेंडा 21 भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स को प्लान करना, रिसोर्स को प्लान करना। आपको पैसा मिलता है तो आप भी प्लान करते हो कि क्या खरीदना है। मैंने 1000 रुपीज़ मिला तो उसमें प्लान करोगे कि 100 रुपीज़ का क्या परचेज करना है, 200 रुपीज़ का क्या परचेज करना है। ठीक वैसे ही अगर किसी भी देश में जब रिसोर्स है तो उस रिसोर्स को प्लान करना कि उसको कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन बोला गया कि रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू द स्ट्रेटजी एडॉप्टेड फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। किसी भी देश में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका जुडिशियस यूज कैसे होगा, उसका प्रॉपर यूज कैसे होगा। उस प्रॉपर यूज के लिए जब आप एक स्ट्रेटजी एडॉप्ट करते हो, दैट विल बी रिगार्डेड एज रिसोर्स प्लानिंग। उसी को क्या कहते हो आप? रिसोर्स प्लानिंग कहते हो। ठीक है, और इन इंडिया में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सम रीजन्स आर रिच इन रिसोर्सेज, क्योंकि कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिसोर्सफुल है, रिसोर्स बहुत है, एंड सम रीजन्स आर
सम रीजन्स आर डेफिशिएंट इन रिसोर्सेस, और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेस की कमी है, रिसोर्स की लैकिंग है। यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर से चीज़ों को एक बार समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है? तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि प्रॉपर यूज कैसे रिसोर्स को किया जाए, उसके लिए जो स्ट्रेटजी एडॉप्ट किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिच इन रिसोर्सेस हैं और कुछ रीजन ऐसे हैं जो डेफिशिएंट इन रिसोर्सेस है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि स्टेट जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एंड मध्य प्रदेश हो गया, दे आर रिच इन कोल एंड मिनरल्स। यहाँ पर बहुत कोल आपको देखने को मिल जाएगा, कोल माइंस देखने को मिल जाएगा, कई सारे मिनरल्स माइन देखने को मिल जाएगा, बट लैक इन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। देखिए बोला गया कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोल माइन तो बहुत हैं, मिनरल्स माइंस भी बहुत हैं, ठीक है, ये इस मामले में रिसोर्सफुल है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात कर लिया जाए तो इस चीज़ का इन राज्यों में कमी है। ओके, देन जो सेकेंड एग्जांपल है कि अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंट वाटर। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेस बहुत है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेस बहुत है बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स, वो सब उतना डेवलप नहीं है। फिर क्या देखते हो कि राजस्थान हैज़ वेरी वेल विंड एंड सोलर एनर्जी। राजस्थान में चले जाइए, विंड एनर्जी बहुत है, सोलर एनर्जी बहुत है, बट वाट लैक इन वाटर रिसोर्स, लेकिन वहाँ पानी ही नहीं। वाटर रिसोर्स की अगर बात कर लिया जाए तो, लेकिन आप बताइए कि राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? विंड एनर्जी तो बहुत है, सोलर एनर्जी तो बहुत है, लेकिन क्या सोलर एनर्जी से मानव जी लेगा? उसको जीवन जीने के लिए पानी तो चाहिए। अब चूंकि आप क्या देख रहे हो कि कुछ स्टेट जो है वो रिसोर्सफुल है कुछ मामले में और दूसरे मामले में वो डिफिशिएंट है। अब इस वजह से इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, देन यहाँ पर कुछ मेथड की चर्चा की गई है कि व्हाट आर द जस्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आखिर इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है? इंडिया में रिसोर्स को हम लोग प्लान कैसे करते हैं? तो हेयर इट इज सेड कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। जो रिसोर्स प्लानिंग की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इंडिया में, उसको आप 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हो। These are the 3 stages. स्टेज 1, स्टेज 1 क्या है रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया में? तो स्टेज 1 में आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। देश में, देश के तमाम रीजन में, देश के तमाम जगहों पर आपको क्या करना है? रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है और इन्वेंट करना है। जगह जगह जाकर पता करना है कि जो है ये रिसोर्स, माने जो भी रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिसोर्स है, अदरवाइज इन्वेंट करना है ना, रिसर्च करना है कि यहाँ पर और नए रिसोर्स मिल सके। ठीक है, अब इसमें व्हाट आर द मेथड्स इन्वॉल्व इन दैट वन? तो दिस इन्वॉल्व्स सर्विंग, इसके लिए आपको सर्वे करना होगा, मैपिंग करना होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन रखना होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेज ये है कि रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई और इन्वेंट करना पूरे ऑल ओवर कंट्री में, और दिस इन्वॉल्व्स, और इसमें क्या क्या चीज़ें करना होगा? सर्वे करना होगा, मैपिंग करना होगा, उसके साथ साथ रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन कर कर आपको रखना होगा। हो गया फर्स्ट स्टेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सेकेंड स्टेज क्या है?
प्लानिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल। जो रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो प्लानिंग है उसमें आपको एप्रोप्रिएट स्किल यूज करना होगा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना होगा। ये हो गया सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में रिसोर्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो प्लान है उस सेकेंड स्टेज में एप्रोप्रिएट स्किल, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को बिल्डअप करना होगा। देन थर्ड स्टेज की अगर बात कर लिया जाए तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। मैचिंग द बोला गया कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। मान लीजिए कि कोई राज्य है, मान लीजिए कि कोई राज्य है, राज्य बिहार है। अगर बिहार अपने राज्य में रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान बना रहा है तो उसका जो प्लान होना चाहिए वो मैच करना चाहिए पूरे देश के रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान से। ये बात बोला गया। मतलब कि देश में जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट को भी चाहिए कि रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान जो बना रहे हैं वो ओवरऑल मैच कर जाए, किससे? नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर जाए। दीज आर द थ्री स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ये तीन स्टेज में इंडिया में रिसोर्स को क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है। एंड लास्ट वन हियर इट इज सेडेड, लास्ट लाइन यहाँ पर ये बोला गया कि इंडिया हैज़ फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, व्हेन इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस इन जस्ट 1947, तो 1947 के बाद से ही इंडिया में इकोनॉमी को प्लान करने के लिए, रिसोर्स को प्लान करने के लिए 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया कि 5 ईयर प्लान हम लोग जो है से कि लागू करते हैं। और इस 5 ईयर प्लान में इकोनॉमी को प्लान किया जाता था, इस 5 ईयर प्लान में रिसोर्स को प्लान किया जाता था कि रिसोर्स को कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से ही रिसोर्स को प्लान कर रहा है। ओके, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? एक तो हो गया इन जनरल कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है और रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। देन इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का जो है से कि स्टेप क्या है, कितने स्टेज में या कितने स्टेप में इंडिया में रिसोर्स को प्लान किया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को कंजर्व करना, रिसोर्स को बचाना। बट वाई, लेकिन क्यों? तो अगर आपसे एक सवाल पूछूं मैं कि क्या आप इस दुनिया के लास्ट जनरेशन हो, आपके बाद कोई भी जो है वो जनरेशन का जन्म नहीं होगा, तब आपका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली आप यही कहोगे कि आप इस दुनिया के लास्ट जनरेशन नहीं हो। तो जैसे आपके पूर्वज आपके लिए रिसोर्स बचा कर रखे हैं, वैसे आपको भी चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स बचा कर रखें, है ना? तभी तो फ्यूचर जनरेशन सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज फ्यूचर जनरेशन कैसे सरवाइव करेगा? फ्यूचर जनरेशन को सरवाइव करने के लिए इनफ रिसोर्स चाहिए भी तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें ये बोला गया कि रेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। बोला गया कि रिसोर्स का क्या हो रहा है? इरेशनल कंजप्शन हो रहा है, सही तरीके से रिसोर्स कंज्यूम नहीं किए जा रहे हैं। और रिसोर्स का क्या हो रहा है? ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहे हैं और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं। दैट लेड टू व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ओवर यूटिलाइजेशन क्या भाई? नहाना है 1 बाल्टी से, नहा लिए 4 बाल्टी से। सुबह उठकर पूरा मुंह पर जो है से कि क्या कर रहे हैं? पानी मार रहे हैं। अब मुंह है करिया और जो है से कि कहिएगा कि हमको तो दिखना है ऐश्वर्या। तो ये चीज़ होने का बात है? थोड़े होगा, नहीं ना होगा। ठीक है, तो अब यही चीज़, इस चीज़ को समझना है कि मुंह पर पानी नहीं मारना, कम ही मारना है। तो
उसके बाद बोला गया कि रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अगर इन सारे समस्याओं से समाधान पाना है तब रिसोर्स को अलग अलग लेवल पर आपको कंजर्व करना ही पड़ेगा। रिसोर्स को अलग अलग लेवल पर कंजर्व करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है अगर इन समस्याओं से समाधान पाना है तो। ओके, देन सम व्यूज एंड इवेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू कंजर्व द रिसोर्सेज। यहाँ पर कुछ व्यूज की चर्चा की गई है और कुछ इवेंट की चर्चा की गई है। ये व्यूज और ये जो इवेंट है वो किसके रिगार्डिंग है? दिस इज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो यहाँ व्यूज दिए गए हैं गांधी जी का व्यूज है। गांधी जी व्यू डैट कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। गांधी जी का व्यू ये था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में इतने रिसोर्स हैं, इनफ रिसोर्स हैं कि हर एक व्यक्ति का जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा कर सके। देयर इज इनफ रिसोर्स फॉर द एवरीबॉडीज नीड। हर एक व्यक्ति के नीड को पूरा करने के लिए इस संसार में इनफ रिसोर्स है बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। लेकिन हर एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए इनफ रिसोर्स नहीं है। समझिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, कितनी बड़ी बात गांधी जी बोल दिए कि आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रिसोर्स इनफ है, लेकिन अगर आप लालची बन जाते हो तब आपकी लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स नहीं है। लालची बन जाओगे तब जो है रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे, रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगा और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप अपने नीड को पूरा कीजिए, आप अपने लालच को पूरा करने का जो है से कि चक्कर में मत रहिए। ठीक है, ओके। देन एट द इंटरनेशनल लेवल, अब कुछ इवेंट की चर्चा कर लिया जाए तो बोला गया कि एट द इंटरनेशनल लेवल रिसोर्स कंजर्वेशन वाज फर्स्ट एडवोकेटेड इन 1968 एट द क्लब ऑफ रोम। इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो रिसोर्स कंजर्वेशन को एडवोकेट किया गया फर्स्ट टाइम 1968 में किया गया। और कहाँ पर किया गया? क्लब ऑफ रोम में किया गया। ठीक है, देन 1974 में अगर देखा जाए तो सुमाकर जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है, सुमाकर अपने बुक अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल में एक्सेप्टेड द गांधीयन फिलोसफी ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। वो भी जो गांधीयन फिलोसफी है रिसोर्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, जो गांधीयन फिलोसफी है कि इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, इस फिलोसफी को एडॉप्ट करते हैं। सुमाकर जो कि एक क्या है, जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस फिलोसफी को कॉन्सेप्ट कहते हैं कि गांधी जी जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट बोल रहे हैं, हम लोगों को इस फिलोसफी को एडॉप्ट करना चाहिए। ओके, देन 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट मेंशन द नेसेसिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट की बात की जाए तो वो रिपोर्ट ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि रिसोर्स को जो है कंजर्व करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इट आल्सो एडवोकेटेड, इसके साथ साथ इस रिपोर्ट की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि इस रिपोर्ट में क्या एडवोकेट किया गया? कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा जो हम लोग कुछ देर पहले किए थे कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बोला गया कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसको एडवोकेट कब किया गया है? तो 1987 में किया गया है। और किस रिपोर्ट में किया गया है? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया है। ठीक है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको बाद में पब्लिश किया गया एक बुक में, और उस बुक का नाम क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। माना गया कि हमारा फ्यूचर कॉमन है और कॉमन फ्यूचर है तो हम लोगों को चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो है अपने इकोनॉमी को प्लान करना चाहिए, अपने इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब रह गया दो रिसोर्स
इस चैप्टर में लैंड रिसोर्स, उसके बाद सॉइल रिसोर्स है, 2 रिसोर्स की और चर्चा की जाएगी, फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। Hey everyone, this is your Samir sir and I'm here to make your SST easy and simple। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो नोट्स हम यूज करते हैं वो इतना ज़्यादा इजी और सिंपल होता है कि उस नोट्स के थ्रू आप भी चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तब आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग नोट्स को राइट डाउन अपने फेयर कॉपी में ज़रूर करें। ये नोट्स आपको चैप्टर को सिंप्लीफाइड बना देगा और बहुत ही आसान बना देगा। अब चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज हम लोग लैंड रिसोर्स को कवर करने वाले हैं। लैंड रिसोर्स आज की सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा रिसोर्स, लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके साथ साथ एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसको किसने बनाया है, नेचर ने बनाया है, मानव ने इस रिसोर्स को नहीं बनाया है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। और इम्पॉर्टेंट क्यों है लैंड रिसोर्स, इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इम्पॉर्टेंस को यहाँ पर शो किया गया है। हाउ कैन यू से लैंड इज अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, तो लाइक हियर इट इज सेड दैट कि इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। जितने भी आपको पेड़ पौधे अर्थ पर देखने को मिल जाएंगे, दैट इज एग्जिस्टेड ऑन द लैंड। तो इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हो गए, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन, मानव अपना जीवन कहाँ पर व्यतीत करता है, लैंड रिसोर्स पर ही व्यतीत करता है, लैंड रिसोर्स पर ही रहता है। देन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, मानव के द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है वो भी लैंड रिसोर्स पर ही किया जाता है। क्या भाई, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, घूमने जाना है, मार्केट जाना है, ये सब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो कहाँ पर करते हो, लैंड रिसोर्स पर करते हो। देन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। अब जा रहे हो कहीं भी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जा रहे हो, है ना, बाइक से जा रहे हो, बाइक में पेट्रोल डला दिए और हुर 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 करते हुए जा रहे हो, तो वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एस्टेब्लिश है दैट इज ऑन द लैंड रिसोर्स। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सो आप कह सकते हो कि लैंड रिसोर्स जो है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। बट हेयर इट इज सेड दैट कि लैंड इज लिमिटेड, जो लैंड है वो लैंड लिमिटेड है। सो इट्स नीड्स टू बी यूज्ड केयरफुली। जो लैंड है वो लैंड लिमिटेड है, लैंड की एरिया जो है वो ईयर बाय ईयर एक्सपेंड नहीं हो रहा है। माने अगर इंडिया का एरिया 1947 में जो था, आज भी एरिया वही है, वो एरिया इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक वैसे ही पूरे अर्थ का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी एक्सपेंड नहीं होते हैं, वो फिक्स होते हैं। तो जो लैंड रिसोर्स है उसकी भी एरिया फिक्स होती है। तो लैंड चूंकि लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहे हैं, सो हम लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही सावधानी से इस लैंड रिसोर्स को यूज करना होगा, ताकि हम लोग लंबे समय तक इस अर्थ पर क्या कर सके, सर्वाइव कर सके और कई सारे गतिविधियों को कर सके, क्योंकि कई सारे गतिविधियां तो आप लैंड पे ही करिएगा। ठीक है, नाउ हेयर इट इज सेडेड। अब फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ें ये बताया गया कि इंडिया में जो लैंड, जिस लैंड को आप देखते हो, इंडिया में जो लैंड सरफेस आप देखते हो, वो लैंड सरफेस की जो फीचर है वो फीचर अलग अलग है। लाइक इंडिया में आप प्लेन लैंड भी देखते हो, प्लेट्यू भी देखते हो, माउंटेन भी देखते हो, उसका परसेंटेज यहाँ दिया गया है, और वो जो लैंड है हम लोगों को किस तरह से हेल्प करता है, या उस लैंड से हम लोगों को किस तरह की बेनिफिट मिलती है। लाइक यहाँ क्या बोला गया कि 43% जो लैंड है वो कैसा है, प्लेन लैंड है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो हम लोगों को सुविधा प्रोवाइड करता है, सुविधा देता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को करने के लिए और इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। 43% जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है वो प्लेन लैंड है, और इस प्लेन लैंड पर हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं और इसके साथ साथ
कई सारे इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह को एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, देन 27% जो लैंड है वो प्लेट्यू है। एंड प्लेट्यू के बारे में क्या बोला गया कि डाटा द सोर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ये जो प्लेट्यू एरिया है, इस प्लेट्यू एरिया में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, जिस पेट्रोल को आप कार में, बाइक में डालकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, वो फॉसिल फ्यूल आपको प्लेट्यू वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे। फिर फॉरेस्ट, जंगल हो गए, वो जंगल आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे? प्लेट्यू रीजन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन देखिए 30% जो इंडिया का एरिया है वो एरिया कैसा है? माउंटेनस एरिया है, विच प्रोवाइड पेरेनियल रिवर वाटर एंड साइट्स फॉर टूरिज्म। जो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? पेरेनियल रिवर वाटर, मतलब पूरे साल यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, माउंटेन से जो नदियाँ निकलती है, उस नदियाँ में पूरे साल पानी रहता है ना। नाचूरे आज छम 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 करते रहिए जाकर नदी में। तो ये हम लोगों को पेरेनियल रिवर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ साइट्स फॉर टूरिज्म, लोग जो है टूरिज्म के लिए कि चलो भाई कहीं घूमने जाते हैं, मनाली चले गए, तो हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में चले गए, उत्तराखंड वाले रीजन में चले गए, वहाँ जाकर आप माउंटेनस रीजन में जो हिल्स वगैरह हैं उस हिल्स वगैरह को आप देख रहे हैं। तो जो माउंटेनस रीजन है वो टूरिज्म के लिए साइट भी हम लोगों को प्रोवाइड करता है कि हम लोग जाते हैं, आराम से वहाँ पर इंजॉय करते हैं। यहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है। ओके, और जो अलग अलग जो लैंड फीचर बताए हैं उस लैंड फीचर को यहाँ पर शो किए गए हैं। ठीक है, ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेज के रिगार्डिंग एक कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गए कि लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे है, और इंडिया में जो लैंड, जिस लैंड को आप देखते हो वो अलग अलग फीचर के हैं, और वो अलग अलग फीचर हम लोगों के लिए कैसे बेनिफिटेबल है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए लैंड यूटिलाइजेशन, ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं खुद कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इसको सिंप्लीफाइड कर कर मैं आप लोगों को बता सकूं। लैंड यूटिलाइजेशन, इस टॉपिक में आपको लैंड के बारे में दिया गया है कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर लैंड है तो उसका यूज किन पर्पस से किया जा सकता है। ये वर्ल्ड रेफरेंस में लैंड का यूटिलाइजेशन दिया गया है। ठीक है, और देखिए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपका फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट, लैंड का यूज आप फॉरेस्ट के लिए कर सकते हो। लैंड का यूज आप जंगल लगाने के लिए कर सकते हो कि क्या भाई लैंड में आपने क्या किया? जंगल लगा दिया, या जंगल लगे हुए हैं। ठीक है, तो लैंड का यूटिलाइजेशन पहला जो है वो किसके लिए किया जा सकता है? फॉरेस्ट के लिए किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर की ओर हम लोग नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर की ओर बढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर को देखेंगे। हम फिर से बोले कि थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, और फर्स्ट नंबर के बाद फिफ्थ नंबर जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेट करते हैं ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। फिफ्थ नंबर क्या है? नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, ये वो एरिया है जहां पर क्या होता है? खेती होता है। नेट सोन एरिया ये वो एरिया है जहां पर क्या होता है? खेती होता है। तो सेकेंड यूटिलाइजेशन क्या हो गया कि लैंड का यूज कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं, उस पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किया जा सकता है। तो सेकेंड हो गया नेट सोन एरिया, मतलब एग्रीकल्चरल पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला फॉरेस्ट हो गया और सेकेंड एग्रीकल्चर हो गया। ओके, फिर हम लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन रह गए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फोर्थ नंबर को करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले फोर्थ नंबर को करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से नंबर को करना है। फोर्थ नंबर में क्या है? फैलो लैंड। फोर्थ नंबर में क्या है? फैलो लैंड।
फैलो का मतलब होता है परती जमीन। फैलो का मतलब क्या होता है? परती जमीन, मतलब जिसको यूं ही छोड़ा हुआ है, जिस पर कोई खेती नहीं हो रही है। और इसमें भी दो कैटेगरी है, फैलो लैंड में भी दो कैटेगरी है। एक आपका करेंट फैलो लैंड है। करेंट फैलो लैंड वैसे लैंड है जिसको 1 साल से कम या 1 साल तक यूं ही छोड़ा हुआ है, तो वैसे लैंड को आप क्या कहोगे? करेंट फैलो लैंड। ठीक है। सेकंड क्या है? अदर देन करेंट फैलो लैंड। अदर देन करेंट फैलो लैंड वो लैंड है जिसको 1 से 5 साल तक यूं ही छोड़ा हुआ है, उस पर किसी भी तरह की खेती नहीं हो रही है, तो वैसे फैलो लैंड को क्या बोला गया है? अदर देन करेंट फैलो लैंड। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। ओके, कि इसमें आप ये देख रहे हो कि पहला तो आप देख लिए कि जंगल के लिए यूज कर सकते हो, फिर खेती के लिए कर सकते हो, और थर्ड टाइप में आप क्या देख रहे हो कि उसको लैंड को यूं ही छोड़ा जा सकता है पड़ती जमीन के रूप में। इसमें भी दो कैटेगरी है। उसके बाद देखिए, इस टॉपिक के थ्रू थर्ड का सी नंबर भी क्लियर हो जाएगा। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, अगर 5 साल से ज़्यादा, अगर कोई ज़मीन है जिसको 5 साल से ज़्यादा यूं ही छोड़ा हुआ है, तब उसको क्या कहोगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब रह गया हम लोगों का सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। अब हम लोगों का सेकेंड और थर्ड नंबर रह गया। तो यहां पर वैसे लैंड की चर्चा की गई है जिस लैंड पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड नंबर में वैसे लैंड की चर्चा की गई है जिस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। लाइक देखिए क्या बोला गया, तो वैसे लैंड क्या होंगे? बैरन या वेस्टलैंड होंगे। बैरन लैंड होगा, बंजर जमीन होगा, वेस्टलैंड बर्बाद हो गया, इस लैंड पर कोई यूज नहीं है, अब इस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। या तो उस लैंड को आप नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज कर सकते हो, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज कर सकते हो, लाइक उस पर रोड्स बना दो, बिल्डिंग बना दो, फैक्ट्री बना दो। तो रोड्स, बिल्डिंग, फैक्ट्री बनाने के लिए भी लैंड का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, वैसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड नंबर भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर में आइए, वैसे लैंड जिस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है वो लैंड क्या हो सकता है? परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग लैंड हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है। परमानेंट रूप से वो घास का मैदान हो सकता है, या उस लैंड पर क्या हो सकते हैं? मिसलेनियस ट्री हो सकते हैं, खास तरह के पेड़ पौधे हो सकते हैं जिसको आप ग्रुप्स कहते हो, है ना। जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो या तो उस पर परमानेंट पास्चर होगा, या तो ग्रेजिंग लैंड होगा, या तो खास तरह के पेड़ पौधे होंगे लाइक ग्रोव्स। ओके, अब यहां तक चीजें क्लियर है, सारा यूटिलाइजेशन क्लियर हो गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में इसको समराइज कर देते हैं कि लैंड का यूटिलाइजेशन किन किन पर्पज से किया जा सकता है। पहला आपका हो गया फॉरेस्ट, कि आप जंगल लगाने के लिए लैंड का यूज कर सकते हो। ये सिंप्लीफाइड है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये सिंप्लीफाइड वे में इसको समझ लीजिए। पहला लैंड का यूटिलाइजेशन आप फॉरेस्ट के लिए करो। सेकंड क्या है? एग्रीकल्चर, जो यहाँ 5th नंबर में दिया गया। सेकंड ये है कि लैंड का यूज आप किसके लिए कर सकते हो? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए। थर्ड क्या है? तो थर्ड में क्या बोला गया कि आप नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से, लाइक कि यहाँ पर आप रोड्स बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, एंड देन इंडस्ट्री बना सकते हो। थर्ड टाइप लैंड यूटिलाइजेशन ये हुआ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है? फैलो लैंड। फोर्थ क्या है? फैलो लैंड, कि ऐसे लैंड जो क्या है? पड़ती है, यूं ही छोड़ा हुआ है, या अब वो यूं ही छोड़ा हुआ है तो वो 1 साल के लिए भी छोड़ा जा सकता है, 5 साल के लिए भी छोड़ा जा सकता है, 10 साल के लिए भी छोड़ा जा सकता है। वही तो यहाँ 3 कैटेगरी है, फैलो लैंड के ही 3 कैटेगरी है, ए और ये 3 का सी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो गया कि फैलो लैंड हो सकते हैं। उसके अलावा लैंड का यूटिलाइजेशन आप क्या कर सकते हो? परमानेंट पास्चर के लिए कर सकते हो, कि लाइक वहाँ पर परमानेंटली घास का मैदान है। तो
ऐसे भी आप सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को समझ सकते हो। ये लैंड यूटिलाइजेशन हो गया। ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं भी जो लैंड है उसको इन पर्पज से यूटिलाइज किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन या लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड है उसका यूज किन किन पर्पज से किया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। या हियर इज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड है उसका यूज किन किन पर्पज से किया गया है, और यहाँ पर सबसे पहले ये बोला गया कि यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। जो लैंड का जो यूज है वो 2 फैक्टर पर डिपेंडेड होता है। पहला फैक्टर आपका फिजिकल फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर आपका ह्यूमन फैक्टर हो गया। और फिजिकल फैक्टर में क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड टोपोग्राफी हो गया। टोपोग्राफी मतलब ऊपरी हिस्सा उसका कैसा है। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी ये साथ में है। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो गया, ट्रेडिशन हो गया और कल्चर हो गया। माने ये आपको देखना होगा कि वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कितना टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है और वहाँ का कल्चर है। तो ये कुछ फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप लैंड का यूज किन पर्पज से करोगे। ये फैक्टर डिसाइड करता है। ओके, अब आ जाइए इंडिया के रिगार्डिंग चीज़ों को देख लेते हैं। बोला गया कि इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डेटा अवेलेबल ओनली टू 93%। लेकिन लैंड यूज जो डेटा है वो डेटा सिर्फ और सिर्फ 93% के लिए ही अवेलेबल है। ऐसा क्यों? 100% जो लैंड है इंडिया में वो 100% लैंड यूज डेटा अवेलेबल हम लोगों के पास क्यों नहीं है? तो आपके बुक में जैसा बोला गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप देखते हो तो असम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में अच्छे से सर्वे नहीं हुआ है। अब जब सर्वे हुआ ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ का लैंड किन पर्पज से यूज किया गया? फिर जम्मू एंड कश्मीर का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है और कुछ हिस्सों पर कैप्चर जो है वो चाइना का है, तो वहाँ भी सर्वे नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 93% लैंड यूटिलाइजेशन का ही डेटा या डाटा कह लीजिए अवेलेबल है। ठीक है ना, इसको डेटा भी पढ़ते हैं और डाटा भी पढ़ते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब किन किन पर्पज से यूज किया गया है वो यूज यहाँ दिए गए हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया आर एज फॉलोज। लाइक हियर इट इज सेड कि फॉरेस्ट एरिया इज लोअर देन डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया विच आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में वो फॉरेस्ट एरिया 33% से कम है, जो कि क्या था, ये डिजायर फॉरेस्ट एरिया था। 1952 में जब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाया गया तो उसमें ये चीज़ें डिसाइड किया गया कि कम से कम भारत देश में जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। लेकिन अभी करंट में 23.3% है। ये 14-15 का डेटा है। आपके बुक में डेटा वेरी कर सकता है। पाई चार्ट आपके बुक में दिया हुआ होगा, आप थोड़ा वहाँ देख लीजिएगा। तो अगर अलग साल का आपके बुक में होगा तो फिर ये वेरी कर जाएगा। करेंट में 23.3% है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए 33% क्यों, तो 33% बेस्ट माना जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, कि 33% एरिया पर अगर फॉरेस्ट है तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट थोड़ा बैलेंस रहेगा, क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा। क्लाइमेट कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद लैंड अंडर परमानेंट पास्चर। अगर परमानेंट पास्चर की बात कर लिया जाए तो वेरी लो, बहुत ही कम है और ये धीरे धीरे और डिक्रीज ही हो रहा है। परमानेंट पास्चर के अंडर जो लैंड है वो बहुत कम है और धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ अदर करेंट फैलो लैंड, जो अदर करेंट फैलो लैंड जो ज़्यादातर है उसकी क्वालिटी कैसा है, पुअर है।
अदर करंट फैलो लैंड भी है जो 1 से 5 साल तक लैंड को यूं ही छोड़ा हुआ है। वैसे लैंड भी है जिसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है। देन नेट सोन एरिया की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया में नेट सोन एरिया कितना है, 54%। इंडिया का नेट सोन एरिया 54% है, लेकिन ये नेट सोन एरिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिल्कुल वैरी करता है। ये नेट सोन एरिया हर एक स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं है। लाइक कि पंजाब और हरियाणा में आप ये देखोगे कि नेट सोन एरिया 80% है। वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप देखते हो, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गए, मिजोरम हो गए, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, वहाँ पर जो नेट सोन एरिया है वो नेट सोन एरिया मात्र कितना है, 10% है। तो नेट सोन एरिया पूरे इंडिया का तो 54% है, लेकिन ये नेट सोन एरिया जो है वो स्टेट वाइज क्या करता है, वैरी करता है। कोई नहीं, ओवरऑल हम ये याद कर लेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। सम पार्ट्स ऑफ लैंड, लैंड के जो कुछ हिस्से हैं भारत में वो वेस्टलैंड के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में लैंड के जो कुछ पार्ट्स है वो पार्ट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज अ वेस्टलैंड। वो लैंड वेस्ट है, उस पर कोई काम नहीं होता, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। लैंड का यूज नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से भी किया गया है, लाइक सेटलमेंट पर्पस से यूज किए गए हैं। कई सारे रोड्स बनाए गए हैं, रेलवे लाइन बनाए गए हैं, इंडस्ट्री बनाए गए हैं। तो साधारण सी बात है, तो देखने की चीज़ है और समझने की चीज़ है। भारत की जनसंख्या अगर 140 करोड़ है तो 140 करोड़ कहाँ रहेगा? अरे वो सेटल होगा ना, किसी लैंड सरफेस पर ही सेटल होगा। अब उसको आवाजाही के लिए उसको रोड्स चाहिए, तो रोड्स भी बनाए ही होंगे। रेलवे लाइन की भी ज़रूरत होगी, गुड्स को भी कैरी करने के लिए और पैसेंजर को भी कैरी करने के लिए। फिर उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री से बनकर आएंगे तभी तो उनको मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडिया में लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस यूज किया गया है, लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूँ। अगर चीज़ें क्लियर ना हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिकैप कर लेना है। अब ये तो ऑफलाइन क्लास है नहीं कि एक बार बोल दिए और बोल कर जो है से कि चले गए, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर चीज़ें स्वाहा वाली तो बात है नहीं। ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यही मज़ा है कि एक चीज़ अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको फिर से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये बिल्कुल हमारे पास रहेगा, सेव रहेगा। लाइक कर उस वीडियो को सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही बताएं कि लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन लैंड लिमिटेड है। लैंड क्या है? लिमिटेड है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से यूज करने की ज़रूरत है। पर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि लैंड की क्वालिटी क्या हो रही है, डे बाय डे खराब हो रही है। और जब लैंड की क्वालिटी खराब होगी तो उसके लिए एक टर्म यूज किया गया है, और वो टर्म क्या है? लैंड डिग्रेडेशन है। वो टर्म क्या है? लैंड डिग्रेडेशन है। अब इसके रिगार्डिंग कंजर्वेशन मेजर क्या है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स लाइक वो नीड्स फूड से जुड़ा हो सकता है, शेल्टर से जुड़ा हो सकता है, क्लोथिंग से जुड़ा हो सकता है, ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। जो 95% जो नीड्स है, वो नीड्स चाहे फूड से जुड़ा हो या शेल्टर से जुड़ा हो या क्लोथिंग से जुड़ा हुआ हो, वो किससे आप ऑब्टेन करते हो, किससे प्राप्त करते हो? लैंड से प्राप्त करते हो। समझिए, 95% आपकी जो ज़रूरतें हैं वो लैंड से पूरा हो रहा है। ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो? लैंड आपके 95% बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है, बदले में आप क्या कर रहे हो? बदले में आप ये कर रहे हो कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है दैट हैव डिग्रेडेड लैंड को और डिग्रेड किया है, उसकी क्वालिटी को और ख़राब किया है, और इसका जो पेस है, माने जो स्पीड है,
वो डे बाई डे और इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम लोग कंजर्वेशन मेजर पढ़ेंगे कि इसके लिए बचाव क्या है। फिलहाल हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ कॉजेज को डिस्कस किया गया है। व्हाट आर द मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। तो दीज आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। लाइक क्या बोला गया, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। पेड़ों की आप बहुत तेजी से कटाई कर रहे हो, लैंड की क्वालिटी क्या होगा, खराब होगा। ओवर ग्रेजिंग, लैंड डिग्रेडेशन, उसके बाद ओवर ग्रेजिंग हो गया, जानवर बहुत ज़्यादा जो है एक खास रीजन को चढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवर ग्रेजिंग के कारण भी लैंड की क्वालिटी खराब होती है। माइनिंग एक्टिविटी हो गया कि माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और माइनिंग एक्टिविटी करने के बाद जो मलबा उसमें से निकल रहा है, जो कीचड़ निकल रहा है, वो कीचड़ निकलकर लैंड सरफेस पर यूं ही क्या हो जा रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है, फैल जा रहा है। तो बताइए उस लैंड की क्वालिटी खराब हो गया नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये रीजन हो गए डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी हो गया। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं लाइक विंड एंड वाटर। विंड और वाटर के कारण भी क्या होता है, डेट काउजेस ऑफ इरोजन ऑफ टॉप सॉइल। बहुत ज़्यादा जब विंड का स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा जब वाटर का स्पीड होता है, तो सॉइल का जो टॉप पार्ट होता है वो इरोड हो जाता है, माने वाश अवे हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिसके कारण भी लैंड की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, ये नेचुरल फैक्टर हुए। नेचुरल फैक्टर में विंड एंड वाटर है। नेचुरल फैक्टर में विंड एंड वाटर है। जब विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, वाटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, तो सॉइल के टॉप पार्ट को वॉश अवे कर देंगे और वॉश अवे करने के बाद वहाँ की लैंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को आप ग्राइंड कर रहे हो, दैट जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, जिससे बहुत बड़ी अमाउंट में डस्ट निकलता है और वो डस्ट निकलकर लैंड सरफेस पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को ग्राइंड कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट में आप काट रहे हो घर पर लगाने के लिए, है ना। कई सारे पत्थरों को आप काट रहे हो, या चूना पत्थर को आप जो है, लाइमस्टोन चूना पत्थर हुआ, पेंटिंग के लिए या कलर के लिए आप जो है इसको काट रहे हो, तो उससे जो डस्ट निकलेगा वो डस्ट क्या होगा, आसपास वाले जो लैंड होगा वो लैंड पर जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, और उस डस्ट के कारण उस लैंड की क्वालिटी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। साधारण सी बात है। आपका मुंह इतना अच्छा है, चिकना है, अगर आपके मुंह पर धूल कण अगर झोंक दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो आपके मुंह की क्वालिटी क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, मुंह खराब दिखने लगेगा। तो यही बात मतलब लैंड के भी साथ है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए। इंडस्ट्रियल वेस्ट हैव आल्सो काउज लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ है और वाटर पॉल्यूशन हुआ है। कई सारे रिवर बैंक, जो नदियां हैं, नदी के किनारे कई सारे इंडस्ट्री लगाए गए हैं, और वो इंडस्ट्री क्या करता है, अपने वेस्ट को यूं ही छोड़ रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, अच्छे से जो एक डिस्पोजल होना चाहिए, अच्छे से उसको जो ट्रीटमेंट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण वाटर की क्वालिटी भी खराब हो रहा है। इसके साथ साथ ये इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड की क्वालिटी को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर कुछ स्टेट दिए गए हैं, और उस स्टेट में जो लैंड की क्वालिटी खराब हुई है वो किन कारण से खराब हुआ है, वो यहाँ पर उस रीजन को भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि माइनिंग के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की लैंड की क्वालिटी खराब हुई है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ओवर ग्रेजिंग के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी की लैंड की क्वालिटी खराब हुई है। वाटर लॉगिंग के कारण पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी के लैंड के क्वालिटी खराब हुए हैं। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, और इस स्टेट्स में लैंड की क्वालिटी जो खराब हुई है उसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये है। ठीक है।
अब प्रॉब्लम है तो कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ तो कंजर्वेशन मेजर होना चाहिए। किसी भी तरह बचाना तो है, क्योंकि हम पहले ही बोले कि अगर लैंड पर बहुत सारे एक्टिविटी को आप परफॉर्म करो, अगर लैंड नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे रहोगे? तो लैंड को क्या करना होगा? बचाना होगा। हम सभी लोगों को मिलकर इस भूमि को, इस जमीन को बचाना होगा, तभी हम लोग अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। अदरवाइज एक दिन हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे डायनासोर खत्म हो गया, वैसे बाद में जो कोई भी रहेंगे यहाँ पर, दूसरा प्राणी जो रहेगा वो बात करेगा कि देखो भाई, पहले के समय में आदमी जो ऐसा दिखता था, आदमी जैसा प्राणी भी रहता था, अब तो वो लोग विलुप्त हो गए हैं, वो लोग खत्म हो गए हैं। वो लोग वीडियो बनाता था और वीडियो के थ्रू बच्चे जो थे वो देखते थे। और हो सकता है, ऐसा सोच सकता है, मतलब ऐसी, मतलब सोच सकता है ऐसे कोई। चलिए, अब तक कंजर्वेशन मेजर क्या है, आखिर क्या उपाय है बचाने के? तो एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। पहला बोला गया एफॉरेस्टेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाओ। डिफॉरेस्टेशन जो आप कर रहे थे उसके अपोजिट में आप क्या करो? एफॉरेस्टेशन करो। पेड़ों की कटाई नहीं करना है, बल्कि पेड़ों को लगाना है। इसके साथ साथ ग्रेजिंग लैंड को मैनेज करो, ओवर ग्रेजिंग भी नहीं करना है। ग्रेजिंग लैंड को प्रॉपर्ली आपको क्या करना होगा? मैनेज करना होगा। ठीक है। डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो आप डिस्चार्ज कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद करना है। बहुत सारे जो रिवर है, रिवर के बैंक पर जो इंडस्ट्री लगे हैं, अगर वो इंडस्ट्री अपना वेस्ट को यूं ही छोड़ रहा है तो सरकार के पास एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन होना चाहिए कि भाई तुम्हें ये रूल और रेगुलेशन फॉलो करना है। तुम ऐसे ही अपने वेस्ट को इस नदी में छोड़ नहीं सकते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा, तभी इस वेस्ट को आप जो है रिवर वाटर में छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ होना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट इन एरिड एरिया। जो सूखा रीजन है, उस सूखे रीजन में आप क्या कर सकते हो? शेल्टर बेल्ट लगा सकते हो। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? जब कई सारे पेड़ एक लाइन में लगाए जाते हैं, जब कई सारे पेड़ एक लाइन में लगाए जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। ये एरिड रीजन में जनरली लगाए जाते हैं, सूखे वाले रीजन में, कि आंधी तूफान के कारण एक खतरा लगे कि यहाँ का जो बालू वाला रीजन है वो उड़कर इस रीजन में आ सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? शेल्टर बेल्ट लगा देंगे, कई सारे पेड़ों को लगा देंगे कि जब आंधी आएगा तो आंधी के कारण यहाँ से बालू जो उड़कर आएंगे, ये पेड़ क्या करेंगे? उसको यहीं पर रोक देंगे। इस रीजन में जो लैंड है, इस रीजन में लैंड की क्वालिटी को खराब नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट को लगाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बसेस। सैंड ड्यून को और एक और तरीके से स्टेबलाइज किया जा सकता है, लाइक थॉर्नी बसेस, कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो। बालू को एक और तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर वो जो सैंड ड्यून्स है वो एक्सपेंड हो रहा है दूसरे रीजन में, तो वहाँ पर क्या कर दो? कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो कि वो झाड़ियाँ उस बालू को क्या करे? होल्ड कर दे, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने ही नहीं दे। ठीक है। एंड देन मैनेजिंग वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड है, जो बर्बाद लैंड है, उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। कुछ उसमें सुधार कीजिए, फर्टिलाइज़र यूज कीजिए, मैन्योर यूज कीजिए, ह्यूमस उसमें डालिए, ताकि उसकी क्वालिटी सुधार हो, ताकि उस पर भी कल्टीवेशन किया जाए। तो ये हैं कंजर्वेशन मेजर, ये हैं बचाव के तरीके। इन तरीकों का यूज करते हुए हम अपने प्यारे से लैंड को, अपने प्यारे से इस भूमि को हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, और फिर हम लोग एक खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। हम लोग एक खुशहाल जीवन को ऐसे ही लंबे समय तक जीते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, बाय। हेलो एवरीवन, अब हम लोग चैप्टर 1 के फाइनल पार्ट की ओर मूव करेंगे।
और फाइनल पार्ट में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। और मिट्टी के बारे में पढ़ने से पहले उस मिट्टी को देख लेना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये है वो मिट्टी जिस मिट्टी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये अलुवियल सॉइल है जो आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। 30 किलोमीटर दूर स्पेशली हम इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें, मिट्टी को दिखा सकें। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा धूप है, धूप बहुत ज़्यादा है। हाईवे पर आए हुए हैं, गाड़ी का आवाज़ भी आप लोगों को बैकग्राउंड में जा रहा होगा। और पीछे आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड है। सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सके उस मिट्टी को। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल भी हम लोगों के लिए एक तरह का संसाधन ही है, क्योंकि ये भी हमारी ज़रूरतों को कहीं ना कहीं क्या करता है, पूरा करता है। हम लोग खेती सॉइल पे ही करते हैं, मिट्टी पर ही करते हैं। तमाम तरह के अनाजों को उगाते हैं, वो अनाज हम लोगों को घरों तक आता है और फिर हम लोग बड़े चाव से, बड़े प्यार से उन अनाजों को खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो सॉइल भी रिसोर्स ही है, ठीक है। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स है तो कैसे है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो सॉइल के बारे में दिया गया है। लाइक यहाँ पर ये बोला गया कि सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल भी नेचुरल रिसोर्स है, जैसे लैंड नेचुरल रिसोर्स था, लाइक दैट वन सॉइल इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। लेकिन ये क्या है, रिन्यूएबल है, इसको रिन्यू किया जा सकता है, इसको रिन्यू किया जा सकता है। बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ। लेकिन कुछ सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल बनने में लाखों साल लग जाते हैं। सॉइल नेचुरल रिसोर्स है, इसके साथ साथ रिन्यूएबल है, लेकिन कुछ सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉइल के कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, और वो फीचर्स क्या है कि सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट करता है। कई सारे पेड़ पौधे जो हैं वो सॉइल पर ही ग्रो होते हैं। फिर आप देखते हो छोटे मोटे जो कीड़ा वगैरह हो गया, सांप हो गया, चूहा हो गया, छछूंदर हो गया, तो ये सब चीज़ें भी सॉइल में ही ग्रो करते हैं। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज सेड दैट इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, देन कुछ फैक्टर्स की चर्चा की गई कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, और फिर कुछ फोर्सेस की चर्चा की गई है कि वो फोर्सेस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो फैक्टर को देख लेते हैं कि व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन। तो डाटा रिलीफ हो गया, रिलीफ मतलब टोपोग्राफी के ऊपर का पोर्शन कैसा है, अपर लेयर चट्टान का रौका कैसा है। तो कुछ फैक्टर्स लाइक रिलीफ हो गया, बेडरॉक, क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर किस तरह का वेजिटेशन है, इसके साथ साथ अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, दूसरे जीव जंतु वहाँ पर कैसे हैं, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, मिट्टी को बनाने में, ठीक है। फिर कुछ फोर्सेस की यहाँ चर्चा की गई है, जो फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। फोर्सेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या चेंजेज आ रहा है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर हो गया। एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का एक्टिविटी कितना है, तो ये सब कुछ फोर्सेस है जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सॉइल के बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक फैक्ट हो गए। अब सॉइल क्लासिफिकेशन की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया में जो सॉइल है, सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, तो कलर हो गया, थिकनेस हो गया, टेक्सचर हो गया, एज हो गया। इसके बेसिस पर भारत में मिट्टी को 6 पार्ट में
6 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। वो 6 टाइप ऑफ सॉइल कौन कौन से हैं? तो पहला आपका क्या हो गया? अलुवियल सॉइल। फर्स्ट वन इज द अलुवियल सॉइल, सेकेंड वन इज द ब्लैक सॉइल, थर्ड वन रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ वन लेटराइट सॉइल, fifth one arid soil, and sixth one forest soil. These are the different types of soil that you will get in the India. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया जो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग एक कर कर सारे सॉइल को क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द अलुवियल सॉइल, और हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? अलुवियल सॉइल से। देख लेते हैं। दिस इज अलुवियल सॉइल, ये रहा अलुवियल सॉइल। और अलुवियल सॉइल के बारे में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि इट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई सॉइल देखने को मिलेगा तो वो सॉइल कौन सा है? अलुवियल सॉइल है। विच हैव बीन डिपोजिटेड, या मेड भी यहाँ कर सकते हो, विच हैव बीन मेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जिसकी निर्माण कौन करता है? तो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, और वो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर कौन कौन से हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिलता है जिसकी निर्माण 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया कि ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, ये हाई फर्टाइल सॉइल है, सो दैट्स वाई एरिया हैविंग दिस सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इसलिए जिस एरिया में अलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कल्टीवेशन बहुत ही इंटेंसिव वे में होगा, माने कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा, खेती बहुत अच्छा होगा, और वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड भी होगा। उस एरिया में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर अलुवियल सॉइल के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। सम फीचर्स ऑफ अलुवियल सॉइल आर गिवन बिलो। उन फीचर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर ये है कि इट इज मोस्टली फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। मोस्टली आपको अलुवियल सॉइल कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो नॉर्दर्न प्लेन के रिवर वैली में, एंड देन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान हो गया। गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएंगे। एंड देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दैट आर द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इस रीजन में भी आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगा। ये आपका हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। तो ये सब कुछ मेन रीजन है इंडिया के, जिन मेन रीजन में आप लोगों को अलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगा। नॉर्दर्न प्लेन हो गए, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से हो गए, और फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गए। और कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सैंड, सिल्ट और क्ले से बना हुआ रहता है। एंड इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो आप लोगों को अलुवियल सॉइल में देखने को मिल जाता है, और इन्हीं कारण से अलुवियल सॉइल बहुत ही क्या होता है? फर्टाइल सॉइल होता है। फर्टाइल सॉइल है तो साधारण सी बात है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। तो इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी। धान की खेती आप कर सकते हो, वीट गेहूं की खेती कर सकते हो, शुगर केन इसमें अच्छे से लगा सकते हो। अदर सीरियल क्रॉप हो गए, दूसरे अनाज की खेती कर सकते हो। पल्स क्रॉप भी इसमें क्या कर सकते हो? इजीली आप ग्रो कर सकते हो। तो इट इज़ सूटेबल फॉर द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है बहुत ही आसानी से अलुवियल सॉइल में आप लगा सकते हैं। और ये मोस्ट कॉमन, ये जो सॉइल है वो मोस्ट कॉमन आपको किस रीजन में देखने को मिल जाएगा? तो पीडमोंट प्लेन रीजन में देखने को मिल जाएगा। और पीडमोंट प्लेन रीजन हम लोग किसको कहते हैं? तो फुट हिल ऑफ द माउंटेन। माउंटेन का जो फुट हिल वाला जो रीजन होता है, सपोज कि माउंटेन है, तो माउंटेन का जो फुट हिल वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीडमोंट रीजन कहते हैं।
मोस्ट कॉमनली ये जो सॉइल है ये इस पीडमोंट रीजन में देखने को मिल जाएगा। और इस पीडमोंट रीजन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। और वो 3 पार्ट कौन कौन सा है? द्वार हो गया, चूस हो गया एंड तराई हो गया। द्वार, चूस एंड तराई, ये 3 रीजन है। और ये 3 रीजन किसका है? पीडमोंट को। देखिए बुक में तो हालांकि ये चीज़ें नहीं दी गई है, लेकिन द्वार का मतलब होता है फ्लड प्लेन नियर माउंटेन। माउंटेन के पास जो फ्लड प्लेन होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण पानी आती है, उस रीजन को हम लोग द्वार कहते हैं। अगर चूस की बात कर लिया जाए तो चूस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है, तो उस रीजन को चूस बोला जाता है। तो तराई, अगर तराई की बात कर लिया जाए तो तराई क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो मार्सी लैंड होता है, जो दलदली रीजन होता है, उस रीजन को हम लोग तराई रीजन कहते हैं, जो फुटहिल वाले रीजन में ही देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये जो सॉइल है पीडमोंट रीजन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ एज के बेसिस पर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पार्ट को बोला गया है बांगर, जो कि ओल्ड अलुवियल सॉइल हो गया। और सेकेंड पार्ट को क्या बोला गया है? खादर बोला गया, दैट इज न्यू अलुवियल सॉइल। इस सॉइल को एज के बेसिस पर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला बांगर है, दूसरा खादर है। पहला बांगर है, दूसरा खादर है। बांगर जो कि ओल्ड अलुवियल सॉइल है, और खादर जो कि क्या है? न्यू अलुवियल सॉइल है। देख लेते हैं ओल्ड और न्यू अलुवियल सॉइल को। तो बांगर जो कि क्या है? ओल्ड अलुवियल सॉइल है, और खादर जो कि क्या है? न्यू अलुवियल सॉइल है ना। बोला गया कि इट इज ओल्ड अलुवियल सॉइल एंड इट इज न्यू अलुवियल सॉइल। और क्या है कि इट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर। कंकर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे वो पार्टिकल्स बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होगा। न्यू अलुवियल सॉइल में पार्टिकल्स बहुत ही फाइन होंगे, और यहाँ पर आपको बहुत मतलब पार्टिकल्स फाइन नहीं होंगे, बल्कि कंकर देखने को मिलेगा जिसकी साइज बड़ी होती है। कंकर उसको कहते हैं जिसकी साइज बड़ी होगी, और फाइन पार्टिकल्स उसको बोला जाएगा दैट विल बी स्मॉलर इन साइज, जिसकी साइज बहुत छोटी होगी। यहाँ पर अलुवियल सॉइल आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो सॉइल है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज ब्लैक सॉइल। दैट इज ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ये कौन सा सॉइल है? ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी के बारे में क्या बोला गया कि इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको आप ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हो। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हो? क्योंकि इट इज देखिए लास्ट टाइम बोला गया कि इट इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इस पर कॉटन को आसानी से ग्रो कर सकते हो, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। रेगुर का मतलब होता है ओवरफ्लो ऑफ लावा। ये लावा के ओवरफ्लो से बना है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो देखिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल आर क्लाइमेटिक कंडीशन एलोंग विथ पेरेंट रॉक मटेरियल। लावा का इरप्शन हुआ, लावा का क्या हुआ? इरप्शन हुआ, लावा निकलकर बाहर निकल गए, जो पेरेंट रॉक जो नीचे थे वो बाहर आ चुके हैं। उस पेरेंट रॉक मटेरियल पर क्लाइमेट का, बाहरी क्लाइमेट का हजारों साल तक इफेक्ट रहा, और इफेक्ट के बाद जो सॉइल बना, उस सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। देखिए इसीलिए इसको रेगुर सॉइल भी बोला गया है, क्योंकि ये ओवरफ्लो ऑफ लावा से बना है। ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल आर क्लाइमेटिक कंडीशन एलोंग विथ पेरेंट रॉक मटेरियल। ओके। कुछ फीचर्स, सम फीचर्स ऑफ द ब्लैक सॉइल आर गिवन बिलो, लाइक इट इज फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप। आपको डेक्कन ट्रैप में देखने को मिल जाएगा। अगर रीजन की बात कर लिया जाए तो महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया। एमपी में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड देन यू विल गेट दिस सॉइल इन द छत्तीसगढ़।
ये कुछ रीजन है जिस रीजन में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगा। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। ये बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, एकदम छोटे 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 क्ले मटेरियल से बने हुए हैं। एंड लावा फ्लोज, और लावा फ्लो से बना हुआ है। दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, छोटे छोटे क्ले मटेरियल से बने हुए हैं, इसके साथ साथ लावा फ्लो से बना हुआ है। एंड इट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम होगा, पोटास होगा, लाइम होगा, बट पुअर इन, बस इसमें कमी होगी। तो कमी किसकी होगी? फॉस्फेरिक एसिड की कमी होगी, फॉस्फेरिक कंटेंट की कमी होगी। ये इंपॉर्टेंट है। कमी किसका है ब्लैक सॉइल में? ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। एंड दिस सॉइल इज सूटेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप? ये जो सॉइल है किस तरह के क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है? तो डैट इज सूटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप जो है ब्लैक सॉइल में बहुत ही आसानी से ग्रो किया जाता है, इसलिए तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला गया है। ब्लैक सॉइल भी यहाँ पर क्या हो गया? शून्य बटा सन्नाटा। ब्लैक सॉइल भी यहाँ पर शून्य बटा सन्नाटा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सॉइल की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट सॉइल हम लोगों का क्या है? नेक्स्ट सॉइल हम लोगों को यहां पर रेड एंड येलो सॉइल है। नेक्स्ट सॉइल हम लोगों का यहां पर क्या है? रेड एंड येलो सॉइल है। दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल के बारे में कुछ फीचर्स दिए गए हैं। सॉइल टाइप थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप ये टॉपिक है, हर एक सॉइल के बारे में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, पर क्या करिएगा, पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं, कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ जो ऐसा कि हम घोर कर आपको पिला दे, आप पी लीजिएगा, चलिए हो गया सॉइल टाइप खत्म। ऐसा रहता तो पहले हम खुद ही पीते। रेड एंड येलो सॉइल, और रेड एंड येलो सॉइल के बारे में यहाँ पर ये बोला गया, कुछ फीचर्स दिए गए हैं। इट इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। रेड एंड येलो सॉइल की निर्माण कैसे होती है? तो एंशिएंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक पर जब वेदरिंग होता है हजारों साल तक, तब जो सॉइल बनता है उस सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। उसके बाद ये बोला गया कि इट इज रेड इन कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इसका कलर रेड क्यों होता है? रेड एंड येलो सॉइल की कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि आयरन डिफ्यूज होते हैं। आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में डिफ्यूज होते हैं, मिले हुए रहते हैं। सो दैट्स वाई इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। एंड लुक्स येलो व्हेन इट इज फाउंड इन हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब जब पानी लग जाएगा, जब इसमें पानी लग जाएगा तब इसकी कलर क्या हो जाएगी? येलो हो जाएगी। जब इसमें पानी लग जाएगा तब इसकी कलर येलो हो जाएगी। देन रेड एंड येलो सॉइल आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो इट इज फाउंड इन उड़ीसा, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा एंड पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के पीडमोंट जोन वाले रीजन में आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल जाएंगे। फिर से हम वही बात बोलेंगे कि कौन से सॉइल कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो चीज़ें आपके बुक में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत बुक का रेफरेंस आप यूज कीजिए इस समझने के लिए कि कौन से सॉइल कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सॉइल हम लोगों को जो डिस्कस करना है दैट इज लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट सॉइल कौन सा है? लेटराइट सॉइल। और लेटराइट सॉइल के बारे में ये बोला गया कि इट हैज बीन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज लेटर, दैट मीन्स ब्रिक। जो लेटराइट सॉइल है वो लैटिन वर्ड लेटर से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रिक, ईंट। जिसका मतलब क्या होता है? ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट हुआ। इट इज फॉर्म इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर। इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो। हेवी रेनफॉल, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? इंटेंस लीचिंग होता है। इंटेंस लीचिंग क्या होता है? इस लाइन को आप याद रखिएगा। इट इज फॉर्म
ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग के कारण आपको लेटराइट सॉइल की निर्माण होगी। और इंटेंस लीचिंग क्या होता है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वो वाश अवे हो जाता है, बहकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। उसके बाद जो सॉइल बचता है उस सॉइल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटराइट सॉइल कहते हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश के कारण जो मिट्टी का कटाव हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंस लीचिंग कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले सालों में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। इट इज मोर एसिडिक, ये ज़्यादा एसिडिक होती है। पीएच वैल्यू जो होता है डैट इज लेसर देन 6, 6 से कम होता है। केमिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे, तो पीएच वैल्यू जो होता है इसका 6 से कम होता है। सो डैट्स वाई कंसीडर किया गया कि बहुत ज़्यादा जो है से कि एसिडिक होता है। बट डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसमें आपको प्लांट न्यूट्रिएंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ईट कैन बी मेड कल्टीवेबल, ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं है तो इसको कल्टीवेबल बनाया जा सकता है बाय यूजिंग मैन्योर, मैन्योर का यूज करते हुए और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हुए। क्योंकि मिट्टी का कटाव हो गया है ना, तो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा फर्टाइल बनाया जा सकता है अगर मैन्योर का यूज कर रहे हो और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो तो। ठीक है। अगर फर्टाइल बन जाता है तब फिर आप इसमें आप टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कैस्यू नट हो गया, ये सब कुछ क्रॉप्स है जिस क्रॉप्स को आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, उगा सकते हो। और जो है चाय उगा लीजिए, कॉफ़ी उगा लीजिए और आराम से चाय कॉफ़ी जो है सके पीते रहिए। ये चीज़ हो गई। ये इंडिया के कौन कौन से रीजन में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर रीजन की चर्चा की गई है। तो इट इज़ फाउंड इन द साउदर्न स्टेट लाइक केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एंड देन वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, एंड सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। दीज आर द रीजन इन विच यू विल गेट द लेटराइट सॉइल। ये कुछ रीजन है जिस रीजन में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएंगे। नोट्स राइट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर लेटराइट सॉइल भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सॉइल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द एरिड सॉइल। नेक्स्ट सॉइल कौन सा है, एरिड सॉइल, सूखा सॉइल। ये सॉइल बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल एरिड है। तो साधारण सी बात है, एरिड सॉइल है, सूखा सॉइल है, तो सूखा रीजन में ही देखने को मिलेगा। ये सॉइल आपको एरिड रीजन में ही देखने को मिलेंगे। इट इज सैंडी इन टेक्सचर, देखने में टेक्सचर जो होता है उसका कैसा होता है, सैंडी होता है, बालू टाइप होता है, जो सूखा रीजन में ही बालू देखने को मिलता है। तो इट इज सैंडी इन टेक्सचर, रेड टू ब्राउन इन कलर, कलर इसका रेड टू ब्राउन होता है, एंड सेलाइन इन नेचर, और इसका नेचर कैसा होता है, सेलाइन होता है। ओके, तो इट इज सैंडी इन टेक्सचर, रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सेलाइन इन नेचर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। इन सम एरिया, कुछ एरियाज में कॉमन सॉल्ट को भी ऑब्टेन किया जाता है बाय इवापोरेटिंग वाटर। वहाँ पर जो वाटर रहते हैं, माने जिस रीजन में सॉइल है और वहाँ पर वाटर है, तो वाटर को इवापोरेट करिएगा तो कॉमन सॉल्ट को इजीली आप क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। कॉमन सॉल्ट जो नमक जो आप घर पर खाते हो वो कॉमन सॉल्ट है। और केमिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे, NaCl, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। इट लैक्स ह्यूमस, यहाँ इसमें ह्यूमस की आपको अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा, मॉइस्चर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ड्राई, यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई होता है, टेम्परेचर हाई होता है और ये ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है। सो दैट्स वाई इट विल लैक इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इट विल लैक इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर। कंकर इज फाउंड इन लोअर होरिजिन, ये जो सॉइल का जो लोअर होरिजिन होता है, इस सॉइल का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर होरिजिन जो होता है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कंकर देखने को मिलेगा। ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट बढ़ते हैं जैसे जैसे लोअर रीजन में जाइएगा, तो कैल्शियम की जो कंटेंट है वो बढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाई विल गेट कंकर इन द लोअर होरिजिन।
इस सॉइल के लोअर होरिजिन में आपको कंकर देखने को मिलेगा। अब रीजन की बात कर लिया जाए कि जो एरिड सॉइल है इंडिया के कौन कौन से हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इट इज़ फाउंड इन द ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ये बहुत ही कम रीजन है जिस रीजन में आप लोगों को एरिड सॉइल देखने को मिलेगा। ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। जो थार डेजर्ट का जो रीजन है वहाँ पर जो मोस्टली जो सॉइल है वो सॉइल एरिड सॉइल ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन दैट विल बी द फॉरेस्ट सॉइल। ये फॉरेस्ट सॉइल है, ये फॉरेस्ट सॉइल वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पर क्या होगा, जंगल होगा, जहाँ पर पहाड़ होंगे, जहाँ पर जंगल होगा। और जंगल अमूमन, जंगल जनरली पहाड़ी क्षेत्र में ही ज़्यादा रहते हैं। सो दैट्स वाई जो फॉरेस्ट सॉइल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो फॉरेस्ट सॉइल हिली और माउंटेनस रीजन में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट रीजन हिली और माउंटेनस रीजन में देखने को मिलेगा, जहां पर क्या होना चाहिए, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट होना चाहिए, जहां पर जंगल होने चाहिए, रेन फॉरेस्ट जहां पर जंगल होने चाहिए। फॉरेस्ट सॉइल आप लोगों को हिली और माउंटेनस रीजन में देखने को मिलेगा, जहां पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। और यहाँ पर मात्र 2 फीचर दिया हुआ है, नहीं 2 फीचर दिया हुआ नहीं, हम लिखे हुए हैं। हम भी गजब बात बोलते हैं, 2 फीचर दिया हुआ जबकि हम ही दिए हैं, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 फीचर्स है। पहला फीचर क्या है कि इट वेरीज इन टेक्सचर फ्रॉम लोमी एंड सिल्टी इन वैली। वैली रीजन में जो इसका टेक्सचर होता है, टेक्सचर कैसा होता है, लोमी एंड सिल्टी होता है। लोमी जलोठ मिट्टी जिसको कहते हैं, लोमी में सैंड, सिल्ट और क्ले होते हैं। तो इसका जो टेक्सचर होता है वैली रीजन में लोमी और सिल्टी होता है। और अगर अपर स्लोप में अगर बात कर लिया जाए तब वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कोर्स ग्रेन देखने को मिलेगा, मोटा, मतलब इसकी जो कंकर की जो साइज होगी, पार्टिकल्स की जो साइज होगी वो कोर्स होगा, मोटा होगा, ठीक है। इन स्नो कवर वैसे एरिया, हिमालय के वैसे एरिया जहाँ पर स्नो कवर है, इट इज एसिडिक, ये एसिडिक हो जाता है क्योंकि ह्यूमस की कंटेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 2 फीचर्स हैं किसका, फॉरेस्ट सॉइल का। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या, सॉरी, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल कंप्लीट हो जाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल इज कंप्लीटेड हियर। देन लास्ट में मात्र 2 टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर भी सुनने बटा सन्नाटा हो जाएगा। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ये रहा आप लोगों का सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। और सॉइल इरोजन के बारे में यहाँ पर ये बोला गया कि इट इज रिमूवल ऑफ सॉइल कवर, सॉइल कवर का रिमूवल होना या सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल, या टॉप सॉइल का वॉश अवे होना। सॉइल कवर का रिमूव होना या टॉप सॉइल का वॉश अवे होना, इसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन का हिंदी मिट्टी का कटाव होता है, मतलब कि मिट्टी के ऊपरी परत का कटना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। और अगर कॉजेज की बात कर लिया जाए कि विच आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन, तो दैट आर नेचुरल कॉजेज एंड ह्यूमन कॉजेज। और नेचुरल कॉजेज में आप विंड इरोजन और वाटर इरोजन देखते हो। और विंड इरोजन के बारे में बोला गया कि इट इज कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड ग्रेजिंग लैंड। विंड इरोजन आपको जनरली कहाँ पर देखने को मिलेगा, वैसे रीजन जो एरिड रीजन हो, सूखा हो, या सेमी एरिड अर्थ सूखा, इसके साथ साथ ग्रेजिंग लैंड भी होना चाहिए। वहाँ पर विंड इरोजन कैसे होता है, तो देखिए बोला गया कि इट अकर्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ओवर लाइट टेक्सचर सॉइल दैट हैव बीन हेवली ग्रेज्ड। कि मान लीजिए कि सूखा रीजन है और उस सूखे रीजन में बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो गई है, और ग्रेजिंग होने के बाद जो है से कि जो सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल का ऊपरी जो परत है बहुत ही लाइट हो चुका है, हल्का पड़ चुका है। और तब फिर वहाँ पर एक आंधी तूफान आएगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स, आंधी तूफान आएगा, और वो आंधी तूफान क्या करेगा, सॉइल के ऊपरी परत को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लेकर चला जाएगा। और उस इरोजन को हम लोग क्या कहेंगे, विंड इरोजन कहेंगे। इसको रिजोल्व किया जा सकता है, कैसे रिजोल्व करोगे, तो बाय द स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड बाय द शेल्टर बेल्ट।
और स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, तब कई सारे आप स्ट्रिप बनाकर अगर क्रॉपिंग करते हो लाइक दिस वन, तब इस तरह के विंड इरोजन से बचा जा सकता है। अदरवाइज आप शेल्टर बेल्ट लगाइए। शेल्टर बेल्ट के बारे में पढ़ा रखे हैं आप लोगों को कि जब कई सारे पेड़ों को एक लाइन में जब लगाया जाता है ताकि मिट्टी का जो परत है एक रीजन से मूव कर कर दूसरे रीजन में न जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस पेड़ों की एक लंबी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। सेकेंड वन यहां पर है वाटर इरोजन। इरोजन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय द रनिंग वाटर इज कॉल्ड वाटर इरोजन। जब रनिंग वाटर से पानी का स्पीड बहुत तेज रहेगा और बहुत तेज बहाव के कारण जब मिट्टी का कटाव होगा, सॉइल इरोजन होगा, तब उस इरोजन को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर इरोजन कहेंगे। ठीक है। वाटर फ्लोइंग ओवर अ लार्ज एरिया, एक वाटर है जो लार्ज एरिया में फ्लो हो रहा है, कॉजेज द टॉप सॉइल टू वास्ट अवे, जिसके कारण ये हो रहा है कि वहाँ का जो टॉप सॉइल है वो वास्ट अवे हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सीट इरोजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीट इरोजन। अब वाटर इरोजन में भी दो टाइप है। वाटर इरोजन में भी क्या है, दो टाइप है, एक सीट इरोजन है और दूसरा गुली इरोजन है। कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़े एरिया में पानी जो है से कि एक बड़े लेयर में जो है से कि क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है, बह रहा है, बहाव है, और एक बड़े सीट सॉइल के एक बहुत बड़े सीट को वाश अवे कर दे रहा है, तो उस इरोजन को आप क्या कहिएगा, सीट इरोजन कहिएगा। गुली इरोजन क्या होता है, तो अकर्स व्हेन वाटर फ्लोइंग थ्रू अ क्ले सॉइल मेक्स अ डीप चैनल। क्या कर देगा, एक डीप चैनल बना देगा कि मान लो कि जो पानी जा रहा था और पानी एक खास चैनल के थ्रू, एक खास चैनल के थ्रू वाश अवे कर रहा है। गुली इरोजन का जो डायग्राम भी है आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, तो एक चैनल की तरह बन जाता है, तब उस तरह के वाटर इरोजन को हम लोग क्या कहते हैं, गुली इरोजन कहते हैं। दैट विल बी नोन एज गुली इरोजन। तो सीट इरोजन और गुली इरोजन को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। अगर आप ह्यूमन कॉजेज की बात कर लिया जाए कि व्हाट आर द ह्यूमन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन, तो डेट आर डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ों की कटाई हो गई, ओवर ग्रेसिंग हो गई, फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में फॉल्ट मेथड का आप यूज कर रहे हो। दीज आर द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। ये कुछ रीजन्स है जिस रीजन के कारण सॉइल का क्या होता है, इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। अब मिट्टी का कटाव हो रहा है तो इसका बचाव के लिए भी कुछ उपाय तो होने ही चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को बचाना कैसे है, तो कैसे बचाना है, यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आप इन मिट्टी के कटाव को कैसे बचा सकते हो, सॉइल इरोजन से कैसे बचा जा सकता है। तो कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। लाइक कि बोला गया टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आप कहाँ कीजिएगा, हिली एरिया में। हिली एरिया में जो है ऐसे कि आप जो हिली एरिया है, जो स्लोप वाला रीजन है, उसको कई सारे टेरेस में आप कट डाउन कर दीजिएगा और उस टेरेस में क्या करिएगा, आप कल्टीवेशन कीजिएगा, फार्मिंग कीजिएगा। तो इसके थ्रू आप जो है सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं हिली एरिया में। टेरेस फार्मिंग के थ्रू सॉइल इरोजन से बचाव किए जा सकते हैं हिल एरिया में। ठीक है। शेल्टर बेल्ट, प्लांटिंग अ रोज ऑफ ट्रीज अलोंग द साइड्स ऑफ द फील्ड हेल्प इन सॉइल इरोजन थ्रू विंड। अगर हवा से, अगर विंड के कारण कहीं पर सॉइल इरोजन हो रहा है तो वहाँ पर सॉइल इरोजन से बचाव के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, तो आप शेल्टर बेल्ट लगाइए। वहाँ पर क्या कीजिए, आप शेल्टर बेल्ट लगाइए, कई सारे पेड़ों को एक लाइन में लगा दीजिए, तो हवा के कारण जो मिट्टी का कटाव हो रहा है उसे बचा जा सकता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग अभी चर्चा ही किए। और स्ट्रिप क्रॉपिंग के थ्रू क्या कीजिएगा कि फील्ड को आप क्या कीजिए, स्ट्रिप में आप डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद क्रॉपिंग कीजिए। तो जो वाटर का जो स्पीड रहेगा, मान लीजिए कि पानी का जो बहाव हो रहा है इधर से, तो कई सारे चूंकि स्ट्रिप बने हुए हैं, तो जो वाटर का जो स्पीड है एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप में जाएंगे, तो वो जो पानी का बहाव है
उस पानी का बहाव का स्पीड कम हो जाएगा। सो इस तरह से आप सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। इसके अलावा एफोरेस्टेशन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाइए। कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग पर कंट्रोल कीजिए। कंस्ट्रक्टिंग सूटेबल डैम, जहाँ पर लग रहा है कि डैम्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, पानी का बहाव अगर कहीं ज़्यादा है तो वहाँ पर आप डैम बनाकर पानी के बहाव को रोक सकते हैं ताकि सॉइल इरोजन से बचा जाए। ये कुछ स्टेप हो गए, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, बहुत ही जो है आनंदित महसूस कर रहे हैं कि फाइनली ज्योग्राफी चैप्टर 1 को यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर 1 को आप लोग भी समझते हुए, नोट्स को राइट डाउन करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे और एक अच्छा मार्क्स जो है आप जो है बोर्ड में स्कोर करोगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।